मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबराव राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, कल हमने मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा की थी और मौलिक अधिकारों की चर्चा करते समय कुछ उपबंधों और पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भारत के संविधान में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार जो हैं उनका एक एक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कल हमने ये भी कक्षा में बताया था कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इसमें ये भी हमने शेयर किया था कि अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको संविधान संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब विधिक और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, उनकी जगह अब 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अंदर नागरिकों को दिए हैं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है और समानता के अधिकार के तहत भारत का संविधान राज्य को ये निर्देश भारत के नागरिकों को ये अधिकार देता है कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 15 के तहत विभिन्न आधारों पर जो भेदभाव किए जाते हैं उनको निषिद्ध किया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 16 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन नौकरियों में समान आधार पर भागीदारी दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और ये आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का समाज सदियों से इस बीमारी से ग्रसित रहा है कि यहाँ जन्म और जाति के आधार पर नागरिकों के बीच ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव और छुआछूत की जाती रही है। तो इस समाज की व्याधि को समाप्त करते हुए इसको गैरकानूनी घोषित किया गया है और अनुच्छेद 17 के तहत ये प्रावधान किया गया है कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जाति या जन्म के आधार पर छुआछूत या भेदभाव करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 18 भी समानता के अधिकार के तहत इस बात का प्रावधान करता है कि इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ ऐसी उपाधियों का वर्णन नहीं करेगा जो समाज में लोगों के बीच ऊंच नीच की भावना पैदा करती हो, इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती हो। तो इस आधार पर उपाधियों को नाम के साथ इस्तेमाल करने के लिए भी कानूनी रूप से मनाही की गई है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों की विभिन्न स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो सोचता है, जो जानता है, उसको अपने विचारों के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, उस पर कोई निर्बंध नहीं होगा। साथ ही साथ नागरिकों को ये भी अधिकार दिया गया है कि वह शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित कर सकता है। कोई संगठन का वो सदस्य है या किसी मुद्दे पर आधारित कोई बात है तो उसके लिए वो सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। इसके अलावा देश में आबाद निर्वास की भी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में आवास बनाकर रह सकता है क्योंकि भारत का नागरिक राज्यों के आधार पर नागरिक नहीं है बल्कि उसकी राष्ट्रीय नागरिकता है। इसलिए राजस्थान का व्यक्ति गुजरात, महाराष्ट्र
या भारत के अन्य किसी भी प्रांत में आवास बनाकर रह सकता है। इसके साथ ही साथ आजीविका और कारोबार की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दी गई है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का कारोबार कर सकता है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। आजीविका कमाने के लिए वो कोई भी उद्योग धंधा अपनाने की उसको आज़ादी दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण नागरिकों को दिया गया है। इसका यहाँ ये मतलब है कि किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर या अन्य स्रोतों से ज्ञात होने पर अगर गिरफ्तार किया जाता है या अपराधी मान लिया जाता है तो उसको तब तक दंडित नहीं किया जाएगा तब तक उसका दोष भारतीय न्यायपालिका में सिद्ध नहीं हो जाता, कोर्ट उसको दोषी नहीं मान लेता। पुलिस या भारत का कोई भी संगठन जो है अपने स्तर पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता। पुलिस का ये काम है कि अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई उसने जुर्म पकड़ा है तो ऐसे संभावित अपराधी को वो कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट अगर उसके जुर्म को स्वीकार सिद्ध कर कोर्ट में अगर उसका जुर्म सिद्ध हो जाता है उसके बाद ही उसको दंडित किया जाएगा। तो इस आधार पर प्रत्येक नागरिक को इस बात का संरक्षण दिया गया है कि मनमाने तरीके से उनको दंडित नहीं किया जा सकता, मनमाने तरीके से उनको दोषी करार नहीं किया जा सकता। भारत के कानून के तहत जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ही उसको दोषी सिद्ध किया जाएगा और दोष सिद्ध होने के बाद ही उसको दंडित किया जाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसको ऐसे आदेश नहीं दिए जा सकते कि जिससे उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर संकट पैदा हो जाए। कोई ऐसे काम उसको नहीं बताया जा सकता जिससे उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए। तो ये भारत के नागरिक को एक स्वतंत्रता दी गई है जिससे उसका जीवन सुरक्षित रह सके। अनुच्छेद 22 के अंदर गिरफ्तारी पे निरोध से संरक्षण दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि हमने ये देखा है कि पुलिस का रवैया सामंतवादी तौर तरीकों से संचालित होता है। तो कोई व्यक्ति निर्दोष होते हुए पुलिस की कार्रवाइयों में दोष सिद्ध नहीं हो जाए, पुलिस उसके ऊपर मनमाना व्यवहार नहीं करे, तो इसके लिए न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों को ये संरक्षण दिया गया है कि गिरफ्तारी और निरोध से उसको संरक्षण मिलेगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार तभी किया जा सकता है जब पुलिस गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी जो है उसके ऊपर जो जुर्म लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, जो अपराध उसने किया है उसकी वो जानकारी देगी और किस कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है उस कानून की उसको जानकारी देगी और उसके बाद ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उसको जो है न्यायपालिका के सामने पेश किया जाएगा और न्यायपालिका के जो दिशा निर्देश होंगे उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं ये भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों के बहुत बड़े सुरक्षा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो मौलिक अधिकार है तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 में जोर जबरदस्ती के श्रम का निषेध किया गया है कि आप भारत के किसी भी नागरिक से, किसी भी जाति, मजहब या क्षेत्र के व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवा सकते। कोई भी काम अगर आपको किसी व्यक्ति से करवाना है तो उसकी रजामंदी से, उसकी स्वीकृति से ही करवाया जा सकता है। जिस काम को कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता या जिस काम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा का हनन होता हो, ऐसा काम जो है किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी सत्ताधारी के माध्यम से नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम को निषिद्ध घोषित करता है। भारत में गरीबी के कारण बाल श्रम की एक बड़ी समस्या रही है, ये एक बड़ी सामाजिक कुरीति है क्योंकि बाल श्रम इसलिए भी प्रचलित रहा है क्योंकि बाल श्रमिकों को काम के बदले कम वेतन दिया जाता है तो ये व्यवसायियों को ये सस्ता भी पड़ता है, इसलिए इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन इसका बाल मन पर बुरा असर पड़ता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है और ये उसके मानव अधिकारों के खिलाफ भी है। इसलिए भारत के संविधान ने बच्चों को इस बात की सुरक्षा दी है कि वो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे
कोई व्यावसायिक आधार पर कोई श्रम नहीं करवाया जा सकता। ये कानूनन जुर्म है और अगर पकड़े जाएंगे तो उनको कोर्ट जो है दंडित कर सकता है। तो ये इस आधार पर शोषण के विरुद्ध अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है भारत के संविधान के अंदर। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारतीय परिस्थितियों में और भारत की जो मिलीजुली संस्कृति है, जो भारत का जो संघीय ढांचा है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार कहा जाएगा। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति की अंतर आत्मा या अंतःकरण में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके मुताबिक वो अपना जीवन जी सके, इस बात की स्वतंत्रता, इस बात का अधिकार जो है भारत का संविधान नागरिकों को देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। ये जो भी भारत में जितने भी मजहब के अनुयायी हैं वो अपने अपने मजहबों के लिए जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनका वो प्रबंध कर सकते हैं। विशेषकर ये अधिकार जो है अल्पसंख्यकों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी मजहब के मुताबिक अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। उसमें राज्य किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देगा, दूसरे नागरिक किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं देंगे। इसके साथ साथ ही धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में छूट, ये भी एक टैक्स जो धार्मिक कार्यों में जो है टैक्स की छूट दी गई है। और इसके अलावा अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही होगी। जो भी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं हैं भारत में या भारत या राज्यों की सरकारों से जो भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसलिए शिक्षा प्रणाली भी धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम कोई धर्म के विरोध की शिक्षा दें, इसका सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि धर्म की प्रचार प्रसार वाली कोई शिक्षा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं में नहीं दी जाएगी। धर्म एक निजी विषय है, लोग जिस भी धर्म जिस भी मान्यताओं को मानते हैं उसके मुताबिक वो अपने घर पर अपने जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। पांचवा जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने की गारंटी अनुच्छेद 29 के अंदर दी गई है कि जो भारत में जो भी धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हैं, कि जैसे देश के स्तर पर बात करें तो मुसलमान, सिख, ईसाई ये अल्पसंख्यक आते हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो वहाँ हिंदू भी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आता है। तो इस आधार पर जो भी जहाँ भी जो व्यक्ति मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक है, संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक है, उसको विशेष जो है उसके हितों को विशेष रूप से संविधान संरक्षित करता है। वो इसलिए कि अल्पसंख्यक होने के नाते उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसका व्यक्तित्व कहीं दब नहीं जाए, वो बचा रहे, ये इस वजह से ये अधिकार उनको दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यकों वर्गों द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार भी दिया गया है। ये ऐसा इसलिए दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा, अपनी लिपि को बचा सके, अपनी संस्कृति को बचा सके, तो उसके बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए अगर उनको शिक्षण संस्थाएं खोलकर उसमें वो उसकी शिक्षा देना चाहते हैं तो ऐसा प्रबंध वो स्वयं अब कर सकते हैं। तो ये दो अनुच्छेद जो है भारतीय संदर्भ में बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब विधिक और कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया है। तो ये अनुच्छेद अब मौलिक अधिकार के रूप में पावी नहीं रहा है। अगला अनुच्छेद जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है ये, क्योंकि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर भारतीय नागरिकों को नहीं दिया जाता तो उक्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो बेमानी हो जाते, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि इस अनुच्छेद 32 से 35 तक जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसमें इस बात को बड़ी सिद्धहस्त से लिखा गया है, बताया गया है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार संविधान देता है उन अधिकारों की अगर पालना नहीं होती है, उन अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है, वो उल्लंघन चाहे राज्य के स्तर पर होता हो, सरकार के स्तर पर होता हो, नागरिकों के स्तर पर होता हो,
सॉरी, या नागरिक संगठनों के स्तर पर होता हो तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा मांग सकता है, और ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के लिए आगे आएगा और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी व्यवस्था देगा। तो ये कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के अंदर नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी और नागरिकों के व्यक्तित्व, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जो बेहद जरूरी जो वातावरण निर्मित होना चाहिए उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रावधान कहे जाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। इससे आगे का बिंदु जो है हम आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।